नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान में हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है सेल बायोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, सेल के सेलुलर ऑर्गन। सेलुलर ऑर्गन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा जो कल का बचा हुआ था, अक्सर उसके ऊपर मैंने सीयूटी में और जेट के अंदर क्वेश्चन आते हुए देखे हैं, तो अपने वो टॉपिक भी आपको करवा दें। देखो बेटा, आपको याद हो कि हमने सेल वॉल के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर स्थूलन की प्रक्रिया पढ़ी थी बेटा, पढ़ी थी स्थूलन। मैंने यहां पे क्वेश्चन लिख दिया कि कोशिका भित्ति में स्थूलन की परिस्थिति प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर 1 मध्य पटलिका में, ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक कोशिका भित्ति में, ऑप्शन नंबर 3 द्वितीय कोशिका भित्ति में, ऑप्शन नंबर 4 तृतीय कोशिका भित्ति में। लगाओ टिक। सोचो क्या होना चाहिए। पहला चीज सोचेंगे कि सर ने कहा कि एक कोशिका है, मध्य पटलिका का तो रोल ही खत्म है, खत्म। फिर आती है प्राथमिक कोशिका भित्ति, एक स्तरीय होती है, पतली झिल्ली के ऊपर कभी स्थूलन होता ही नहीं, दूसरा भी खत्म। तृतीय कोशिका भित्ति सामान्य पादपों में होती ही नहीं, इसका भी रोल खत्म। अब बच गई द्वितीय कोशिका भित्ति। कितने स्तरीय होती है? कितने स्तरीय होती है? कोशिका भित्ति में सबसे मोटा स्तर कौन सा होता है? द्वितीय कोशिका भित्ति। क्वेश्चन समझ में आया? लॉजिक पता लगा क्वेश्चन कैसे होता है? तो हम इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हम बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। मैंने लिख दिया द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति। पहले आवाज जा थी, आवाज ठीक आ रही ना? द्वितीय कोशिका भित्ति ये है बेटा जी, द्वितीय सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति कर दी अपने। कन्फर्म कि कोशिकाओं में स्थूलन की प्रक्रिया जब भी प्रकट होगी वो द्वितीय कोशिका भित्ति में प्रकट होगी। और स्थूलन का मतलब क्या है? स्थूलन का मतलब है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, सॉरी पैक्टिन को हटा दो, पैक्टिन नहीं डालेंगे, लिग्निन, लिग्निन और किसका बेटा जी? बोलेंगे सुबेरिन। इन सभी पदार्थों का जमाव हो जाता है, इसे कहते हैं स्थूलन की प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? स्थूलन की प्रक्रिया। अब देखो, अब ये मेरे पास में कोशिका है, ठीक है। मैंने लिख दिया कि भाई ये हमारे पास में कोशिका है सामान्य, और ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है। अब बात करते हैं अपन द्वितीय कोशिका भित्ति की। तो बेटा द्वितीय कोशिका भित्ति चल पड़ी यहां पे, ये अगर तो ये एक समान मात्रा के अंदर मोटी स्तर दिखाई दे रही है तो बोल देंगे स्थूलन कैसा है? स्पष्ट स्थूलन पाया जा रहा है। कैसा पाया जा रहा है? स्पष्ट स्थूलन पाया जा रहा है, बराबर मात्रा में स्थूलन पाया जा रहा है। लेकिन यदि यही द्वितीय कोशिका भित्ति का स्थूलन कुछ ऐसा दिखाई दे, कुछ ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, इसका मतलब क्या है? अस्पष्ट स्थूलन की स्थिति। क्या बोलेंगे? अस्पष्ट स्थूलन की स्थिति। ध्यानपूर्वक देखिए, इस स्तर को हमने कह दिया प्राथमिक सेल वॉल, इस स्तर को बोल दिया हमने सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति। द्वितीय कोशिका भित्ति, यदि इसमें पदार्थों का निर्माण, यदि इसमें स्थूलन की प्रक्रिया, स्थूलन की प्रक्रिया एक समान हो, कैसी हो बेटा? एक समान हो, बराबर मात्रा में पाई जाए, इसे बोलेंगे स्पष्ट स्थूलन। क्या बोलेंगे बेटा? स्पष्ट स्थूलन बोलेंगे कि जितने भी कोशिकीय भित्तीय पदार्थ हैं वो पूरी मात्रा में जमे हुए हैं और ये स्तर एक अत्यधिक मोटा स्तर दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? ये मोटा स्तर दिखाई दे रहा है। कन्फर्म हो गया? मान लो ये भींत है, क्या हमें इसके उधर से कुछ दिखेगा? कुछ दिखेगा? अक्सर जब ईंटों की चिनाई होती है, यदि उसमें संडा अच्छा लग जाए, संडा का मतलब समझते हो? संडे का मतलब होता है जैसे एक ईंट, दूसरी ईंट और बीच में फुल सीमेंट बनाओ टिकाक अच्छे तरीके से, उसको बोलते हैं संडा लगाना। कहने का मतलब
सीमेंट से सेल्स जो है वो बराबर मात्रा में स्थूलन इसमें डला हुआ है, तो क्या भींत के आर पार कुछ दिखाई देता है? अक्सर हमारे मिस्त्री क्या करते हैं, ईंट के साथ ईंट चेप देते हैं। जब ईंट के साथ में ईंट चिपी हुई होगी, कोशिका के साथ में कोशिका चिपी हुई होगी, तो बीच में मध्य पटलिका का निर्माण बराबर नहीं आ पाता। बीच में द्वितीयक कोशिका भित्ति के ऊपर इन पदार्थों का जो जमाव हुआ है ये बराबर नहीं आ पाते। अक्सर भींत में प्लस्तर करने से पहले छोटे छोटे मोरे दिखाई देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? पहले बताओ, फील करो दीवार को, दिमाग में फील करो कि ये दीवार जिसको हमने सीमेंट नहीं किया उसमें आर पार छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। छिद्र क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सीमेंट पूरी मात्रा में जमाया हुआ नहीं है वहां पे। सेम कंडीशन आ गई इधर द्वितीय कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल में। यदि इन पदार्थों का जमाव कुछ स्थानों पे बहुत ज्यादा है और कुछ स्थानों पे क्या है, बहुत कम है, कुछ स्थानों पे फिर बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ पे क्या है, ये कम है, ये क्या बन गए, गर्त बन गए। क्या बन गए बेटा? गर्त बन गए। तो इसको क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को बोलेंगे अस्पष्ट स्थूलन। क्या बोलेंगे मित्रों? अस्पष्ट स्थूलन। और अस्पष्ट स्थूलन की स्थिति हमेशा किसे जन्म देती है? गर्त को। क्या बोलेंगे? किसको जन्म देगी बेटा? ये बनेंगे गर्त। इसको बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं बेटा? पिट्स बोलते हैं। और पिट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। पहला गर्त कौन सा है? बोलेंगे सरल गर्त। क्या बोलेंगे बेटा? सरल गर्त। और दूसरे को क्या बोलेंगे? परिवेशित गर्त। ये लो, इसे बोलेंगे परिवेशित गर्त। उतारो उतारो, शाबाश। इसको बोलेंगे सरल, इसको बोलेंगे परिवेशित गर्त। उतारो, सरल गर्त और परिवेशित गर्त। ठीक है। स्थूलन यदि समान मात्रा में पाया जा रहा है तो अपने बोलेंगे कोशिका भित्ति जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल है, द्वितीय कोशिका भित्ति है। तो ये क्या है बेटा? समान मात्रा में स्थूलन पाया जा रहा है, एक समान है, बोलेंगे स्पष्ट स्थूलन है। इसके अंदर किसी प्रकार के इसके अंदर खड्डे नहीं है बेटा, आप नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। ठीक है। इसमें गर्त पाए जाएंगे, सॉरी इसमें गर्त नहीं पाए जाएंगे। गर्त किसमें मिलेंगे? जहां पे असमान स्थूलन होगा। कहीं पर भित्ति पर जमाव हो गया, कहीं पर नहीं हुआ, फिर हो गया, फिर नहीं हुआ, फिर हो गया, फिर नहीं हुआ। जहां हो गया है जमाव वहां गर्त नहीं पाया जाएगा। लेकिन जहां नहीं हुआ है वहां पे क्या मिलेंगे? वहां पे हमें पिट्स मिलेंगे, गर्त मिलेंगे, खड्डे मिलेंगे। याद रखना, सरल गर्त की उपस्थिति होती है मृदुतक कोशिकाओं में, मृदुतक कोशिकाओं के अंदर, मृदुतक की सेल्स के अंदर। और परिवेशित गर्त हमेशा कहां मिलेंगे आपको? जाइलम के अंदर, जाइलम की वाहिनियां या वाहिकाओं के अंदर मिलेंगे। एक प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट इसके ऊपर, इसके ऊपर प्रश्न जो लिखा रहा हूं बेटा ये सीयूटी लेवल का है। अभी सुन लो ध्यान से, लिखो प्रश्न। कैसे पूछते हैं प्रश्न इसके अंदर? इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा वो लिखो पहले तो आप। स्पष्ट स्थूलन की स्थिति यदि पूछी जाए कि स्पष्ट स्थूलन कहां पाया जाएगा, हम लिखेंगे संवहनी कोशिकाओं में। ये मिलेगा आपको संवहनी कोशिकाओं के अंदर, वेस्कुलर सेल्स के अंदर, संवहनी कोशिकाओं के अंदर, सबअनुत्तक के अंदर स्पष्ट स्थूलन मिलेगा आपको। स्पष्ट स्थूलन की स्थिति कहां मिलती है बेटा आपको? संवहनी कोशिकाओं के अंदर मिलती है। संवहनी कोशिकाओं का मतलब होता है वाहिकाओं के अंदर मिलेगी। कहां मिलेगी? ट्रैकीड वाहिकाओं के अंदर मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये संवहनी कोशिकाएं ये मिलेगी आपको वाहिकाओं के अंदर, ये मिलेगी आपको कंडीशन वाहिकाओं के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है, याद रखिएगा इसको। अब चलता है बेटा जी सरल गर्त के ऊपर और परिवेशित गर्त के ऊपर। सरल गर्त के ऊपर बेटा, सरल गर्त के ऊपर अक्सर पूछा जाएगा कि जो गर्त होते हैं इनका आपको आकार कैसा दिखाई दे सकता है, सरल गर्त की शेप जो होती है वो कैसी हो सकती है। तो सरल गर्त के बारे में याद रखिएगा, ये जो खड्डे पाए जा रहे हैं, ये जो गर्त पाए जा रहे हैं, दोबारा बोल रहा हूं,
स्पष्ट स्थूलन का मतलब होता है जब द्वितीयक कोशिका भित्ति के ऊपर समस्त पदार्थ एक समान भंडारित हो, एक समान मोटाई पाई जाए, उसे बोलेंगे स्पष्ट स्थूलन। स्पष्ट स्थूलन की परिस्थिति कहां प्रकट होती है? संवहनी कोशिकाओं में। संवहनी कोशिकाओं का मतलब क्या है? वाहिकाओं में। कंफर्म हुआ? फिर चलता है अस्पष्ट स्थूलन। अस्पष्ट स्थूलन का मतलब है द्वितीयक भित्ति कहीं से बहुत ज्यादा मोटी और कहां कुछ स्थानों के ऊपर बिल्कुल पतली, बिल्कुल पतला स्तर, फिर मोटी, फिर पतला स्तर। ये वाले जो स्थल है, ये वाले जो स्थल है, इनको क्या बोलेंगे? अस्पष्ट स्थूलन की परिस्थिति। यहां ये पदार्थ नहीं पाए जा रहे, यहां द्वितीयक कोशिका भित्ति अत्यंत पतली है, महीन है। जैसे हमारा कपड़ा होता है, बेसिकली पैंट कहां से फटती है? घुटनों से फटती है ना पैंट। यहां कपड़ा मोटा रह जाता है, यहां पतला हो जाता है, झीना हो जाता है कपड़ा। मतलब सेलुलोज के जो रेशे पाए जा रहे हैं वो अब यहां पे क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? खत्म हो रहे हैं। तो इनको बोलेंगे अस्पष्ट स्थूलन। यहां ये पदार्थ नहीं है, तो यहां पे क्या बनेंगे? यहां खड्डे बनेंगे, गर्त बनेंगे, पिट्स बनेंगे। ये पिट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल गर्त, दूसरा है परिवेशित गर्त। इसकी कोशिकाएं या इसका आकार कैसा होता है? लिखो गोल या बेलनाकार। गोल या बेलनाकार। हेडिंग लगा के लिखो सरल गर्त। आपको मिल कहां रहे हैं? आपको अगले पेज पे चलूं बेटा, मैं नेक्स्ट पेज पे चलूं? ठीक है, देखिए बेटा, सरल गर्त के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भाई सरल गर्त के बारे में क्वेश्चन आएगा, ये कैसे है? तो बोलेंगे इनकी शेप कैसी है बेटा? गोल है, ये बेलनाकार है, ठीक है। और क्या बोलेंगे? ये कहां पाए जा रहे हैं? लिखो मृदुतक कोशिकाओं में, मृदुतक उत्तक की कोशिकाओं में, मृदुतक उत्तक की कोशिकाओं में। एग्जाम्पल लिखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के अंदर। लिखो मृदुतक की चालनी नलिकाओं तथा सह कोशिकाओं में, चालनी नलिकाओं तथा सह कोशिकाओं में, चालनी नलिकाओं, नलिकाओं व सह कोशिकाओं में, व सह कोशिकाओं में। ये लो बेटा, बेस्ट एग्जांपल है। आप चाहो ये क्वेश्चन आपका जेट में भी हल हो सकता है, अन्यथा सीयूटी लेवल का तो क्वेश्चन ये है ही है, मैंने लिख दिया इसके ऊपर। सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं बेटा अपन, परिवेशित गर्त। अब समझ लो पहले परिवेशित गर्त है कैसा, दिखाता हूं परिवेशित गर्त बनता कैसे है। परिवेशित की शेप सुने ध्यान से, परिवेशित गर्त की शेप सुने। पहली बात, इसकी कोशिकाएं कैसी मिलेंगी आपको? ढोलकाकार। कैसी मिलेंगी बेटा? ढोलकाकार। कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? टोरस। क्या कहा जाता है बेटा? टोरस। कैसे बनते हैं? ये बीच में क्या पाई जा रही है हमारे पास में? ये क्या पाई जा रही है? ये हमारे पास में प्राइमरी सेल वॉल है। क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। द्वितीय कोशिका भित्ति कैसी हो सकती है? लगाओ इसको, देखो द्वितीय कोशिका भित्ति ऐसी हो सकती है। ये हमारे पास में क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। थोड़ी सी इसको और मोटी कर देते हैं अपन। सेकेंडरी सेल वॉल, खूब इसको मोटी कर दिया बेटा। सेकेंडरी सेल वॉल ऐसी आकृति, ऐसी आकृति, ये आकृति बन जाती है। इसको क्या बोलेंगे? ढोलकाकार कोशिकाएं, या बोलेंगे परिवेशित गर्त, या बोलेंगे टॉरस। क्या बोलेंगे बेटा? टॉरस बोलेंगे। ये वाला पदार्थ, ये वाली संरचना, इसको बोल दिया हमने टॉरस, या बोल दिया ढोलकाकार कोशिकाएं। इसकी उपस्थिति कहां मिलेगी अपने को? एग्जाम्पल लिखो इसके लिए, जाइलम सेल्स, जाइलम की कोशिकाओं के अंदर, जाइलम उत्तक की कोशिकाओं के अंदर। फिर प्रश्न के अंदर कैसा आया हुआ है? जाइलम की वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं के अंदर, जाइलम की वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं के अंदर मिलेगा। तो इसके लिए आंसर अपने क्या बनेंगे? ये परिवेशित गर्त की बात चल रही है बेटा, तो लिखेंगे यहां पे जाइलम की वाहिकाएं, की वाहिकाओं व वाहिनिकाओं में, व वाहिनिकाओं में, वाहिका और वाहिनिकाओं
दोनों ऑप्शन पेपर के अंदर पूछे गए हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जेट और सीओटी लेवल का। लगा लेना हेडिंग इसके ऊपर। गर्त का टॉपिक मित्रों खत्म हो गया, गर्त का टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा रिपीट करवा रहा हूं, सुने ध्यान से, ऊपर मुंह करे सारे बच्चे। मैंने पूछा स्थूलन, आपने कौन सा स्तर लिखा कोशिका भित्ति का? बताओ। द्वितीय कोशिका भित्ति। कौन सा लिखा? द्वितीय कोशिका भित्ति। स्थूलन यदि एक समान मात्रा में पाया जा रहा है, बोलेंगे स्पष्ट स्थूलन। स्पष्ट स्थूलन की स्थिति कहां मिलती है? संवहनी कोशिकाओं में। कहां मिलती है? संवहनी कोशिकाओं में मिलेगी। अगर स्थूलन एक समान ना हो तो क्या बनेगा? बोलेंगे गर्त। गर्त बनेगा। और गर्त का मतलब कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के। पहला कौन सा? सरल गर्त। दूसरा कौन सा? परिवेशित गर्त। सरल गर्त की स्थिति कहां मिलेगी? मर्दूतक उत्तक की कोशिकाओं में। मर्दूतक उत्तक का नाम क्या है? लिखो विभज्योत की उत्तक। लिखो विभज्योत की उत्तक। विभज्योत की उत्तक। मर्दूतक उत्तक को विभज्योत की उत्तक भी कहा जाता है, प्राथमिक उत्तक भी कहा जाता है। ये लो बेटा जी, इसे प्राथमिक उत्तक भी कहते हैं, इसे विभज्योत उत्तक भी कहा जाता है। विभज्योत उत्तक भी कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है, इसे मृदुतक उत्तक भी कहा जाता है। ये लो जी, मृदुतक उत्तक भी कहा जाता है। मृदुतक उत्तक की चालनी नलिकाओं तथा सह कोशिकाओं में कौन से गर्त पाए जाते हैं बेटा? सरल गर्त पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या था? परिवेशित गर्त। कौन सा गर्त बेटा? परिवेशित गर्त। पहली बार इनकी कोशिकाओं या इनकी आकृति कैसी होती है? ढोलकाकार। इनकी आकृति कैसी होती है? गोल या बेलनाकार। ये कैसी मिलेगी? ढोलकाकार। या बोलेंगे टॉरस नुमा आकृति होती है। एग्जाम्पल पूछे जाएंगे परिवेशित गर्त कहां पाए जाते हैं? बोलेंगे क्या? जाइलम की वाहिकाओं व वाहिनिकाओं में पाए जाते हैं। एक टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। हो गया, हमने मकान बना लिया, बन गया मकान अपना पूरा। अब मुझे ये बात बताओ, इस मकान के अंदर, इसके साथ वाला मकान है, इधर भी मकान है, यदि चारों तरफ से बंद कर दूं, क्या आप जीवन यापन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लगाओ अब हेडिंग अंतः कोशिकीय विनिमय। अगली हेडिंग, छोटी सी हेडिंग है ये, अंतः कोशिकीय विनिमय। ये लो मित्रों, अब विनिमय करवाना है। सिंपल सी बात बताऊं, भींत के अंदर आड़ा मोरा राखना। आड़ो मोरो होगो तो लुगाइयां चुगली करेगी, चुगली नहीं करेंगी तो लुगाइयां कमरे में वैसे ही मर जाएंगी। आपको पता ही है कि औरतों को चुगली करने की बड़ी आदत होती है। क्यों भाई, होती कि नहीं होती? अब कोशिकाएं चुगली कैसे करती हैं, सुनो ध्यान से। एक कोशिका अपने पास में ये, ठीक, कौन सा स्तर बनाया मैंने? ये प्राथमिक कोशिका भित्ति। दूसरी कोशिका भित्ति मैं यहां बना देता हूं बेटा। कौन सी कोशिका बन गई? ये दूसरी कोशिका बन गई। दो कोशिकाएं होगी अब अपने पास में। जैसे ही मैं दो कोशिकाएं बोलूंगा तो दो कोशिकाओं के या लिखेंगे दो कोशिकाओं हेतु सबसे बाहरी स्तर कौन सा होता है? कौन सा होता है? वेरी गुड। अब आपने बताया कि सब इसमें मध्य पटलिका होता है, तो लगा दी मध्य पटलिका, फिर मध्य पटलिका लगा दी। ये बन गया स्तर मध्य पटलिका का। ये बेटा मध्य पटलिका बन चुकी है अपने पास में। मध्य पटलिका में क्या क्या पाया जा रहा है? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। ज्यादा मात्रा किसकी है? किसकी बेटा? कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। ओके, अब चलता हूं। प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ कौन सी कोशिका बनेगी? कौन सी कोशिका बनेगी बेटा? द्वितीय कोशिका भित्ति बनेगी। ये लो, ये भी बना दी मैंने, ये बना दी मैंने, द्वितीय कोशिका भित्ति बना दी। ये द्वितीय कोशिका भित्ति बन गई, दोनों में बन गई बेटा। अब देखते रहना कैसे करवा रहा हूं चीजों को, समझो बस। चित्र के माध्यम से एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ कौन सी कोशिका? अंदर की तरफ क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड, हमने लगाई अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लगा दो और पतली कर दो। पतली, ये पतली सी झीली सी स्तर होता है, हमने पतली सी ये स्तर लगा दी। ये लगा दिया हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दी। लग गया बेटा? दोनों की तरफ क्या पाया जा रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। अब हम इसकी नामांकन करेंगे।
ये है हमारे पास में PCW। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है शॉर्ट फॉर्म लिखने में? किसी को दिक्कत नहीं? अब तो सारे नाम रटे गए होंगे मेरे हिसाब से आपके। अब चलता हूं अगली, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। फिर हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, अंदर क्या पाया जा रहा है? ये कोशिका भित्तीय पदार्थ सारे जितने भी पाए जा रहे हैं इसके अंदर सारा मटेरियल मिल रहा है। ये क्या है हमारे पास में? मिडल लैमिला। क्या है बेटा? मिडल लैमिला। मिडल लैमिला को क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका। ये लो बेटा, ये हो गया मध्य पटलिका। मध्य पटलिका मिडल लैमिला में मैक्सिमम क्या मिलेगा? कैल्शियम पैक्टेट। कम क्या मिलेगा? मैग्नीशियम पैक्टेट। ये मिलेगा आपको अधिक मात्रा में, ये मिलेगा आपको मिनिमम मात्रा के अंदर। बेटा कन्फर्म हुआ सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या चल रहा है? ये इसको बोलती है, ये कहती है मेरा मन नहीं लग रहा, इसका भी नहीं लग रहा, कुछ तो होना चाहिए। अब कुछ क्या होगा? देखो ध्यान से। अभी रेजर लेनी है, इसी से होगा। कौन सा पार्ट लें? स्लाइड क्लियर, ये ले लें, यही लेते हैं। देखते हैं कितना का मिटाता है ये। चलो बहुत है, कर देते हैं अपने इसको। अब देखो, समझ आया? समझ आया बेटा? दोनों की दीवार टूट गई। मध्य पटलिका के माध्यम से पदार्थ सारे जा रहे हैं। इस कोशिका के पदार्थ यहां जाएंगे, इस कोशिका के पदार्थ जो है वो यहां आएंगे। बॉर्डर खुल चुका है। क्या खुल चुका है? बॉर्डर खुल चुका है। इसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलेंगे बेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा। लिख लीजिए, प्लाज्मोडेस्मेटा अंतःकोशिकीय संवहन स्थल होता है जो एक दीवार से, एक कोशिका से, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में कोशिकीय पदार्थों के आवागमन में क्या कर रहा है बेटा? ये सहायता करता है। कन्फर्म हुआ? इसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। ये तो हो गया, अभी सीधा ही भीन तोड़ दी आपने, अंदर बाहर जाना। कन्फर्म हुआ? अब क्या हुआ? अब घर पे रोड़ा पड़ गया। ये लुगाइयां क्लेश करवा रही हैं, चुगली करती हैं। एक घर तगड़ा है, एक घर माड़ा है, तो वो कहता है कि मैं ये सामान लेके आया हूं, मेरे वाली मेरे को और तंग कर रही है। चलो जी, अब सियाने आदमी ने क्या कर दिया भाई, इसको बंद करवा दिया। क्या मैं इसको बंद करवाऊंगा? सपने पड़ रहे हैं पूरे के पूरे। चलो करो बंद। लो जी, अब महाराज अपने इसको बंद करने जा रहे हैं। ये लो जी, ये हमने इसको पूरा बंद कर दिया। हमने बंद कर दिया, लेकिन बीच में कुछ पाइपें छोड़ दी कि उधर से कोई सामान मंगवाना है तो यहां से आ जाएगा, और यहां से मंगवाना है तो वहां चला जाएगा। ये लो जी, इसको हमने क्या कर दिया बेटा? बंद कर दिया। लेकिन कुछ पाइप छोड़ दी गई हैं ताकि जब मैं मर ना जाए कहीं, काम कुछ रह जाए थोड़ा बहुत। ये लो जी, ओके। प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर यदि अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका की नलिकाएं उपस्थित हों। क्या उपस्थित हों? नलिकाएं उपस्थित हों। ये लो जी, नलिकाएं उपस्थित हों। तो इस संरचना को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेस्मोट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे बेटा? डेस्मोट्यूब्यूल्स कहेंगे। समझ आ गया? क्लियर हो गई? यदि दो कोशिकाओं में डायरेक्ट स्थल है, दो कोशिकाओं के अंदर बेटा क्या है? आर पार जाने के लिए छिद्र पाए जा रहे हैं, गर्त बढ़ चुके हैं, तो ये आर पार पदार्थ डायरेक्ट वैसे होता जाएगा। इसे कहेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। यदि प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर अंतःप्रदवी जालिका की नलिकाएं एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान करे, तो उसको क्या बोलेंगे? डेस्मोट्यूब्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डेस्मोट्यूब्यूल्स बोलेंगे। याद रख लेना, डेस्मोट्यूब्यूल्स के निर्माण में कौन सहायक है? कौन सहायक है बेटा? अंतःप्रदवी जालिका सहायक है। लिखो क्वेश्चन फटाफट इसके ऊपर। क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर के अंदर? देखो, शाबाश।
ठीक है, जल्दी करो। प्लाज्मोडेस्माटा के लिए क्वेश्चन लिखो, शानदार सा क्वेश्चन है एक बढ़िया। नंबर 1 पे लिखो बेटा, लिखो, दो विभिन्न कोशिकाओं में कोशिकीय पदार्थों का, विभिन्न कोशिकाओं में कोशिकीय पोषक पदार्थों का, कोशिकीय पोषक पदार्थों का आवागमन प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा संपन्न होता है। 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 एक चीज लिखो यहां पे, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा ने अंतःकोशिकीय विनिमय कर रहा है, दो कोशिकाओं के बीच में कर रहा है। इसके द्वारा दो प्रकार के पथ निर्धारित होते हैं। एक को बोलते हैं बेटा जी सिम्प्लाज्म, एक को बोलते हैं सिम्प्लाज्म, एक को बोलते हैं एपोप्लाज्म। एपोप्लाज्म इसको बोलते हैं सद्रव्य परिवहन, इसको बोलते हैं अपद्रव्य परिवहन। अपद्रव्य परिवहन, ये लगाओ हेडिंग, सद्रव्य सिम्प्लाज्म और अपद्रव्य एपोप्लाज्म। देखो, से सद्रव्य, से सिम्प्लाज्म, ऐसे एपोप्लाज्म, ऐसे अपद्रव्य। कन्फर्म हुआ? अब इसके लिए क्या लिखेंगे? सिम्प्लाज्म के लिए घटना कौन सी घटित होती है? अब इनके नीचे क्वेश्चन लिखो फटाफट। पहला क्वेश्चन लिखो, सिम्प्लाज्म की स्थिति जो होती है, ये वाली जो स्थिति है, अपने क्या बोलेंगे? लिखो, प्लाज्मोडेस्माटा के दौरान, प्लाज्मोडेस्माटा के दौरान, डेस्माटा के दौरान प्लाज्मा झिल्ली के साथ, प्लाज्मा झिल्ली के साथ, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के साथ डेस्मोट्यूब्यूल्स, डेस्मोट्यूब्यूल्स प्लस अंतःप्रदावी जालिका, प्लस अंतःप्रदावी जालिका, प्लाज्मोडेस्म्यूल, डेस्मोट्यूब्यूल्स, अंतःप्रदावी जालिका क्या करते हैं? ये कोशिका द्रव्य में निरंतरता बनाए रखते हैं, में निरंतरता बनाए रखते हैं, निरंतरता बनाए रखते हैं। ये है सिम्प्लाज्म के लिए। ओके बेटा, सिम्प्लाज्म का मतलब क्या है? सत्य द्रव्य। सिम्प्लाज्म का मतलब क्या है? सद्रव्य पदार्थों का परिवहन करने वाली स्थिति। प्लाज्मोडेस्माटा, सीधा बता रहा हूं, दो कोशिकाओं में डायरेक्ट संबंध है यदि उनकी कोशिका भित्ति बीच में से टूटी हुई हो तो। डेस्मोट्यूब्यूल का मतलब है दो कोशिकाओं के मध्य कोशिका भित्ति नहीं तोड़नी, केवल क्या करना है? अंतःप्रदावी जालिका की नलिकाओं का निर्माण करना है। इन नलिकाओं से एक कोशिका का पदार्थ दूसरी में, दूसरी का पदार्थ तीसरी में, इस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? डेस्मोट्यूब्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेस्मोट्यूब्यूल बोलेंगे। चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट के ऊपर। एपोप्लाज्म, अपद्रव्य परिवहन, ये कैसा होता है? इसका सीधा सा फंडा है, इस प्रकार का परिवहन हमेशा अंतराकोशिकीय स्थलों के द्वारा होता है। ICS, इंट्रासेल्युलर स्पेस के माध्यम से होता है, अंतराकोशिकीय स्थलों के माध्यम से होता है। ये लो, अंतरा कोशिकीय स्थलों के माध्यम से होता है, के माध्यम से होता है। लिख लेना, ये है आपका दो विभिन्न कोशिकाओं में परिवहन करवाने का साधन।
इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे अपने कब, जब हम पढ़ेंगे पादप जल संबंध, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जब पादप कार्य की पढ़ेंगे, वहां हमें विसरण की प्रक्रिया, प्रासरण की प्रक्रिया, वो प्रक्रियाएं जब हम संपन्न करवाएंगे तो इसके और भी बहुत सारे रूप जो है वहां पे आपके सामने प्रकट होंगे। किन कोशिकाओं से जैविक पदार्थों का स्थानांतरण हो रहा है, किन से अजैविक पदार्थों का स्थानांतरण हो रहा है, कौन सी प्रक्रिया मध्य पट्टिका के माध्यम से हो रही है, कौन सी प्रक्रिया विभिन्न अंतःकोशिकीय स्थलों के माध्यम से प्रकट हो रही है, तो ये सारी प्रोसीजर हम वहां पढ़ेंगे। कन्फर्म हुआ? टॉपिक समझ में आया? अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पहले समझिएगा, रिपीट का थोड़ा सा है। सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी सेल, पढ़ी बेटा, सेल के अंदर हमने दो पार्ट पढ़े। कौन कौन से पार्ट पढ़े थे? पहला पार्ट पढ़ा था हमने कोशिका भित्ति। क्या पढ़ा बेटा आपने? कोशिका भित्ति पढ़ी पहले। ओके, समझ आ गया? सेल वॉल पढ़ा। कोशिका भित्ति के अलावा हम इसके अंदर और क्या पढ़ रहे हैं? इसके अंदर जीव द्रव्य। क्या पढ़ा बेटा हमने? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है? जीव द्रव्य का मतलब क्या होता है? जैविक पदार्थों युक्त जीवित पदार्थ मिलेंगे इसके अंदर, अजैविक पदार्थ इसके अंदर नहीं मिलेंगे। वो बात चलती है कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति कैसी होती है बेटा? नंबर 1 पे क्या लिखेंगे? कोशिका भित्ति सॉलिड होती है, ठोस होती है। कोशिका भित्ति सॉलिड है, ठोस होती है। किसकी पाई जा रही है? हमने बोला सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन, ये सारे के सारे पदार्थ इसमें पाए जा रहे हैं। कोशिका भित्ति की पहचान किसके अंदर है? हम बोलेंगे ये प्लांट सेल के अंदर पाई जा रही है। किसमें पाई जा रही है बेटा? पादप कोशिका के अंदर पाई जा रही है। कन्फर्म है बेटा? इसके बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं, विस्तार पूर्वक दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं जीव द्रव्य के अंदर। जीव द्रव्य में हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी बेटा? बताओ मेरे को, बताओ क्या क्या देखने को मिलेगा? याद करो, जीव द्रव्य में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहला इसमें क्या मिलेगा? केंद्रक मिलेगा। इसके अलावा और क्या मिलेगा? इसमें कोशिकांग मिलेंगे। इसके अलावा और क्या मिलेगा? कोशिका द्रव्य मिलेगा। बेटा यही कुछ मिलेगा अपने को। आगे चलता हूं, देखो अगर बात करते हैं केंद्रक, केंद्रक में क्या क्या था? क्या क्या था केंद्रक के अंदर? केंद्रक में कौन कौन से पदार्थ मिल रहे हैं बेटा? नंबर 1 पे केंद्रक झिल्ली मिलेगी, कन्फर्म मिलेगी। इसके अलावा और क्या मिलेगा? केंद्रक के अंदर केंद्रिका मिलेगी। और क्या मिलेगा? केंद्रक द्रव्य मिलेगा बेटा, कन्फर्म है। 3 चीजें पाई जा रही हैं। केंद्रक झिल्ली कैसी होती है? इसके अंदर कैसी होती है बेटा? दोहरी। किनका विभेदन करती है ये? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को अलग अलग करती है। ये लो जी, केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य का पृथक्करण करती है ना बेटा। ये लो जी, इनका पृथक्करण कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या चलता है? केंद्रिका। केंद्रिका खोजकर्ता कौन थे? पहले तो बताऊंगा केंद्र के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किसने किया था? हॉफमिस्टर ने। किसने किया था? हॉफमिस्टर ने। आगे बहुत सारे वैज्ञानिक थे, मिश्र भी थे, बहुत सारे थे। केंद्रिका के खोजकर्ता कौन थे बेटा? फोंटाना। कौन थे? फोंटाना। केंद्रिका किसका उत्पत्ति स्थल है? केंद्रिका किसका उत्पत्ति स्थल है? किसकी मां है? राइबोसोम या आरएनए की? क्या बोलेंगे? राइबोसोम या आरएनए की? आप लिख दो यहां पे आरएनए की। आरएनए का उत्पत्ति स्थल कौन है? केंद्रिका। अब बात चल रही है बेटा किसकी? केंद्रक द्रव्य की। केंद्रक द्रव्य को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? क्या क्या मिलेगा केंद्रक द्रव्य में? पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको। मैं फिर भी बता रहा हूं। नंबर 1 पे क्या मिलेगा इसके अंदर? डीएनए। नंबर 2 पे आरएनए। नंबर 3 कैल्शियम पेक्टेट वगैरह या मैग्नीशियम पेक्टेट वगैरह। इसके अलावा
डीएनए पॉलीमरेज, क्या बोलेंगे बेटा? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। इसके अतिरिक्त आपको क्या मिलेगा? एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम मिलेगा, ठीक है। राइबो न्यूक्लिएज मिलेगा, राइबो न्यूक्लिएज एंजाइम मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे इसके अंदर एंजाइम मिलेंगे आपको। फिर डीएनए रेप्लिकेशन भी यहां होगा, डीएनए प्रतिलिपिकरण भी यहां होगा। समझ आई बात बेटा? और पुनर्संयोजी वाले, रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी वाले समस्त एंजाइम कहां मिलेंगे आपको? केंद्रक द्रव्य के अंदर मिलेंगे। ये मैं पहले लिखवा चुका हूं, आपका लिखा हुआ है। स्मृति के लिए दोबारा बता रहा हूं आपको मैं। सेकंड पार्ट पे चलते हैं बेटा अपने, किसके ऊपर? कोशिकांगों के ऊपर। कौन से टॉपिक के ऊपर? हमें ये उतारना है, हमें ये उतारना है। ये चर्चा पहले मैं करवा चुका हूं आपको। मैंने एक प्रक्रम पढ़ाया था, एक पढ़ी कोशिका, कोशिका की कोशिका भित्ति हटा दी, बन गया प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में से अजैविक पदार्थों को हटा दिया, प्रोटोप्लाज्म। अजैविक पदार्थ क्या थे? कितने प्रकार की? कितने प्रकार की? पहला प्रकार कौन सा? संचित पदार्थ, जो पौधे में है। दूसरा स्त्रावी पदार्थ, जो उससे स्त्रावित होगा। किससे होगा? क्या स्त्रावी पदार्थ अपने आप हो जाएंगे? फल तोड़ा, जहां से तोड़ा वहां से स्त्रावण होना, शाकली कट मारा वहां से स्त्रावित होना, पत्ती तोड़ी वहां से स्त्रावित होना, पेड़ काटा वहां से स्त्रावित होना। यह है स्त्रावण की प्रक्रिया। स्त्रावण की प्रक्रिया में क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? एंजाइम, इसमें एंजाइम हो सकते हैं। लिखा क्या आपने? लिख लेना। इसमें एंजाइम हो सकते हैं, इसमें मधुमोम हो सकता है, वैक्स हो सकता है, ठीक है, मकरंद हो सकता है। ये सारे स्त्रावित पदार्थ। तीसरा पदार्थ उत्सर्जक पदार्थ। कौन कौन से? एल्केलॉइड, गोंद, रेजिन, टैनिन, लेटेक्स और लवण क्रिस्टल्स, ठीक है। मृदा क्रिस्टल कह दो, लवणीय क्रिस्टल कह दो, कुछ भी कह दो आप। समझ आई बात बेटा? ये सारे के सारे क्या थे? उत्सर्जी पदार्थ थे। कन्फर्म हुआ? इनको बोलते हैं अजैविक पदार्थ। यदि प्रोटोप्लास्ट में से अजैविक पदार्थों को हटा दिया, हमारे पास में क्या बच गया? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का मतलब है सारा का सारा मटेरियल कैसा मिलेगा? जीवित मिलेगा। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें जो इसके अंदर पाई जा रही हैं वो कैसी है बेटा? जीवित है। कोशिका का संपूर्ण पूर्णतः 1000% जीवित भाग को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म के खोजकर्ता कौन थे? सबसे पहले किसने देखा? कोर्टी ने। किसने देखा? कोर्टी ने। सार्कोड नाम किसने दिया? डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? हक्सले ने। किसने कहा? हक्सले ने। हगले ने। हगलो, हगलो, हक्सले। कन्फर्म हुआ? फिर बता दिया जीव द्रव्य के मैंने कितने सिद्धांत पढ़ाए थे? जीव द्रव्य के मैंने कितने सिद्धांत पढ़ाए थे? 5 सिद्धांत पढ़ाए थे। कितने पढ़ाए थे? एक बात याद कर लेना, हर एक लेसन अगर आप साथ दो, पढ़ के आओ, आप बोलोगे सर कल हम सेल बायोलॉजी पूरे का रिपीट करेंगे, 2 घंटे में रिपीट करवा दूंगा सारे क्वेश्चनों सहित पूरी की पूरी। जीव द्रव्य के ऊपर कितने सिद्धांत थे? कौन सा बच्चा मेरे को ट्रिक सुनाएगा बोल के? कूकजा तंतु कोला। और याद है किसी को? अच्छा बता, कूकजा तंतु कोला, कोला का मतलब क्या है? कोला का मतलब क्या है? कुलाइडी सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत। कूकजा तंतु कोला। पहला कूपी का सिद्धांत, दूसरा क्या? कणी का सिद्धांत। जा तंतु कोला, सर्वमान्य सिद्धांत। कन्फर्म? ठीक है बेटा। अब चलता हूं बेटा मैं कोशिकांगों के ऊपर। चलूं? ये क्लास हमारी रिकॉर्ड है। जो भी चीज समझ नहीं हो दोबारा पढ़ोगे, हर चीज फिर रिपीट हो जाएगी आपकी। चलता हूं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, कोशिकांगों के ऊपर चलते हैं। अब सुनो ध्यान से, एक मैं आपको मिथ्या बताऊंगा अभी आपको मैं। आपके दिमाग में भ्रांतियां रहती हैं, अब यहां क्लियर होंगे। सुनो ध्यान से। पहला काम क्या है? कोशिकांग। हमारा टॉपिक आज का चल रहा है बेटा जी कोशिकांग। कोशिकांग के बारे में ये विचार हमारे मन में कैसे आया?
कि ये दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं या एकल झिल्ली वाले कोशिकांग हैं या झिल्ली रहित कोशिकांग है? कहां से विचार आया ये? आपने जवाब देना है साहब, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 मॉडल पढ़े थे, सिंगर व निकोलसन का मॉडल कौन सा था? लिक्विड फ्लूइड मॉडल। डैनियल और डेवसन का मॉडल सैंडविच मॉडल। रॉबर्टसन का मॉडल इकाई कला प्रारूप मॉडल। किसी ने कहा प्लाज्मा झिल्ली एकल होती है, किसी ने कहा प्लाज्मा झिल्ली दोहरी होती है, किसी ने कहा प्लाज्मा झिल्ली 3 स्तरीय होती है। आ जाओ अब जिसने कहा प्लाज्मा झिल्ली 1 स्तरीय मॉडल है, हमने कह दिया एक झिल्ली वाले कोशिका। ठीक है भाई। किसी ने कहा सर ये दोहरा स्तर है, हमने बोल दिया दोहरी झिल्ली वाले कोशिका। कई मेरे तरह थे बेचारे चुप कर बैठ के होती नहीं, झिल्ली रहित कोशिका। क्या बोल दिया? झिल्ली रहित कोशिका। यहां से सारे कोशिकांग स्टार्ट हुए। तो हमारा पहला प्रोसीजर चल रहा है, हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया। ओके बेटा, अब देखो ध्यान से, एक ट्रिक सिखा रहा हूं आपको। देखे, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, कितना टाइम होगा लिखते लिखते? लिखो, डबल ऑर्गन सेल्यूलर ऑर्गन या डबल ऑर्गन, कोई यार और सोखा करवा देता हूं, डबल लेयर दोहरी झिल्ली वाले। फिर क्या बोलेंगे अपन? सिंगल लेयर एकल झिल्ली वाले कोशिका। या बोलेंगे, या आगे क्या बोलेंगे? झिल्ली रहित। तीसरा क्या बोल देंगे बेटा अपने? झिल्ली रहित कोशिकांग, ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर कोई भी झिल्ली होती ही नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कितने टाइप के हो सकते हैं? नंबर 1 पे केंद्रक। अब यहां एक मिथ्या आ रही है। नंबर 2 पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 3 पे कौन आ रहा है बेटा? हरित लवक। कौन सा आ रहा है बेटा? हरित लवक आ रहा है। ये लो मित्रों, ये हरित लवक आ गया। कन्फर्म? सिंगल लेयर ऑर्गन के लिए एक सिद्धांत आया था जिसे कहा गया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, अंतःझिल्ली तंत्र। क्या आया था? अंतःझिल्ली तंत्र। ये लो जी, इसके लिए लिखा गया अंतःझिल्ली तंत्र। अंतःझिल्ली तंत्र का मतलब क्या था? ऐसे कोशिकांग जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक का सिखाता हूं। देखो, सुंदर स्पष्ट इसकी एक ट्रिक है। क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी, अंतःपर्दवी जालिका, लाइसोसोम और वैक्यूल, जिसको कह दिया हमने आशय। ये तो है इसकी ट्रिक। अगर पूछ ले इसका क्रम क्या होता है? सर क्रमानुसार बताओ आप हमें, क्रमानुसार ये कैसा होगा? देखिए क्रमानुसार कैसा होता है। ये सबसे पहले आती है अंतःपर्दवी जालिका, फिर आती है गोल्जी बॉडी, फिर आता है लाइसोसोम। क्या आता है बेटा? लाइसोसोम। फिर आता है इसके अंदर रिक्तिका, या अपने कह देंगे आशय। आशय बोल दो, रिक्तिका। इसको अपने आशय कह देते हैं, वेसिकल कह देते हैं। आशय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? वेसिकल कह देते हैं। ये तो होता है इसका सही तरीका, जब मैं आपको डायग्रामेटिकली करवाऊंगा। कैसे? देखो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास में आया केंद्रक। केंद्रक के ऊपर क्या जुड़ा? अंतःपर्दवी जालिका। इसके ऊपर क्या जुड़ा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के ऊपर क्या जुड़ा? लाइसोसोम। क्या जुड़ा बेटा? लाइसोसोम। लाइसोसोम के ऊपर क्या जुड़ा? आशय। आशय, इसको बोल दिया वेसिकल। क्या बोल दिया बेटा? वेसिकल। और इसके ऊपर क्या आ गई? ये क्या आ गई बेटा? इसको बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली। क्या आ गया? प्लाज्मा झिल्ली। अब सुने ध्यान से, क्या क्वेश्चन आता है? अक्सर लाइसोसोम और आशय की कोई आकृति ही नहीं होती। समझ में आई? लाइसोसोम एक एंजाइम है, कहीं पर भी हो सकता है। और आशय खुद भी एक संरचना है, और आशय गोल्जी बॉडी का हिस्सा है। क्या है? दोबारा सुन लो, मैंने बोला आशय या वेसिकल गोल्जी बॉडी का हिस्सा है। अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लाइसोसोम एक एंजाइम है। 50 प्रकार के एंजाइम पढ़ाए थे।
माइटोकॉन्ड्रिया अलग थी, प्लाज्मा झिल्ली अलग थी, सबके एंजाइम बताए थे मैंने। लाइसोसोम खुद एक एंजाइम है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कोशिकांग जिसके ऊपर कोई दूसरे कोशिकांग का स्तर ही नहीं पाया जाता, बताओ कौन सा इनमें से? कौन है? गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं, सफाई कर्मचारी कहते हैं, मिडिल मैन ऑफ ए सेल कहते हैं। आप पूछोगे सर आपने तो इसके ऊपर ये भी स्तर बना दिया, ये भी बना दिया। स्तर थोड़ी है ये तो एंजाइम है यार, लिक्विड एंजाइम है, कहीं पर भी हो सकता है, आपकी आंख के अंदर भी तो है, सारी बॉडी में एंजाइम है। और आशय खुद किसका हिस्सा है? यही तो भेज रही है आशय को। घर पे सारा कचरा अक्सर औरतें क्या करती हैं, रसोई में लिफाफे में इकट्ठा करती हैं। बाहर कौन आता है? ट्रॉली वाला। लिफाफा बाहर रख दो, लिफाफा लेके जाता है ना, वो लिफाफा आशय है। क्या है वो लिफाफा? आशय है वो लिफाफा। हॉस्पिटल में देख लो, लाल काला पीला नीला लिफाफे पड़े होते हैं ना सारे के सारे। इसमें सुइयां डालनी है, इसमें दवाई डालनी है, इसमें पत्तियां डालनी है, इसमें कचरा डालना है, तो वो सारे आशय हैं। और वो किसके हिस्से हैं बेटा? गोल्जी बॉडी के। तभी कहते हैं कि गोल्जी बॉडी के ऊपर की ओर, गोल्जी बॉडी और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में, गोल्जी बॉडी और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी कोशिकांग नहीं होता। गोल्जी बॉडी डायरेक्ट अपने पदार्थों को प्लाज्मा झिल्ली से बाहर भेजती है। मैं इसका रनिंग मॉडल दिखाऊंगा कभी आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, फिर समझ जाओगे आप। तो सिंगल लेयर कोशिकाओं की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? सबसे पहले इसको मिटा रहा हूं बेटा, इसको मैं, आपने लिखा बाद में लिख लेना, चलो बाद में करवा दूंगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। वैसे इसको मैं इसको थोड़ा तरीके से करवाता हूं आपको मैं। देखो इसमें कौन कौन से स्तर डालने हैं। सबसे पहला स्तर इसके अंदर हमारा क्या आएगा? सबसे पहला गोल्जी बॉडी, या हाँ ये बोल दो गोल्जी काय। पहला हमारा स्तर आ गया गोल्जी काय, दूसरा आ गया अंतःप्रदवी जालिका, तीसरा आ गया बेटा जी लाइसोसोम, चौथा क्या आ गया इसके अंदर? रिक्तिका, रिक्तिका या इसको कह दो आप आशय। उसके बाद में क्या आएगा? सूक्ष्म काय। क्या आ गया बेटा? सूक्ष्म काय। अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रो बॉडीज कहते हैं। माइक्रो बॉडीज कितने प्रकार की होती हैं? आगे प्रकार होते हैं इसके, सुनो ध्यान से। पहला पर ऑक्सीसोम, कौन सा मिलेगा बेटा? पर ऑक्सीसोम। दूसरा ग्लाई ऑक्सीसोम, ग्लाई ऑक्सीसोम। फिर कौन सा मिलेगा? स्फीरोसोम, स्फीरोसोम। परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, स्फीरोसोम, फिर लिख दो माइक्रोसोम, माइक्रोसोम। ये लो मित्रों, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये समस्त कोशिकांग एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसे है? एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। करने वाले जो हैं, जो मेन है, वो कितने हैं? वो 3 ही हैं। गोल्जी काय, अंतःप्रदवी जालिका, लाइसोसोम, रिक्त। इनके बारे में एक एक लाइन है। कितनी कितनी है बेटा? एक एक लाइन का टॉपिक है बस, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, बहुत आसान है ये, भूलोगे नहीं आप। उतार दिया आप सभी ने ये। आगे देखो, अब सुनो आगे देखो। फिर आता है झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 पे सबसे पहला आएगा राइबोसोम। सबसे पहला आएगा बेटा जी राइबोसोम, सबसे छोटा कोशिकांग। ऐसा कोशिकांग जो संपूर्ण कोशिका में इससे छोटा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। इसे कोशिकांगों का कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसे कोशिकांगों के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांगों का कोशिकांग भी कहा जाता है। इतना छोटा है, कन्फर्म है, नगन है पूरा का पूरा। झिल्ली रहित का मतलब होता है नगन कोशिकांग कौन से? न्यूड कोशिकांग कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे राइबोसोम, नंबर 2 पे लिखेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हिंदी में कहते हैं इसको तारक काय, तारक मेहता, ठीक है जी, सेंट्रोसोम। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा सीलिया। सीलिया का मतलब होता है बेटा पक्षमाभ, छोटे छोटे पक्षमाभ। उसके बाद में क्या होता है बेटा? कशाभिका। क्या हो गया?
कहां आ गई? कशाभिका, इसको क्या बोलेंगे बेटा अपने? छिपकली बोलेंगे क्या? फ्लैजिला। ये लो, इसको बोलेंगे फ्लैजिला। कंफर्म हुआ? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग ये पढ़े, 3 कोशिकांग है। पहला कौन सा? केंद्रक। दूसरा कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा कौन सा? हरित लवक। अगर बात करते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकाओं की बात करेंगे, गोल्जिकाए, अंतःप्रदवी जालिका, लाइसोसोम, रिक्तिका, आशय, सूक्ष्म खाय के रूप में पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, स्फीरोसोम और माइक्रोसोम। थोड़ी सी यादगिरी के लिए बता रहा हूं आपको मैं, स्फीरोसोम का दूसरा नाम बताओ। स्फीरोसोम का दूसरा नाम बताओ। चलो बताओ, इन कोशिकांगों में से कौन सा कोशिकांग सुबेरिन और क्यूटिन का संश्लेषण करता है? सुबेरिन और क्यूटिन का संश्लेषण करता है। निराश कर रहे हो आप मेरे को, बताओ क्यों? मैंने पादप लाइसोसोम बोला था, पादप लाइसोसोम को बोलते हैं स्फीरोसोम। ये करता है, ये मारेगा क्या यार? क्या बात कर रही है? 50 प्रकार के हायर हाइड्रोलिक एंजाइम है इसके अंदर भाई, फूक देगा ये तुझे मैं। स्फीरोसोम, पादप लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? स्फीरोसोम। और पादप गोल्जिकाए का दूसरा नाम क्या? डिक्टियोसोम। और डिक्टियोसोम किसका संश्लेषण करता है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन। क्यूटीन और सुबेरिन का कौन करेगा? कौन करेगा? स्फीरोसोम का दूसरा नाम क्या होता है? पादप लाइसोसोम। क्या बोलेंगे? पादप लाइसोसोम। ऐसे बनेगा। झिल्ली रहित कोशिकाओं के बारे में किसको पढ़ोगे आप? पहला काम, इस पे झिल्ली होती ही नहीं, ये नगन होते हैं पूरे के पूरे। झिल्ली रहित न्यूड है बेटा, ये लो, ये पूरे न्यूड हैं, नगन हैं। इनमें पहला कोशिकांग कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? राइबोसोम। झिल्ली रहित कोशिकांग है राइबोसोम। कोशिकांगों का कोशिकांग कहते हैं। इसका आकार इतना छोटा है कि ये दूसरे कोशिकांगों के अंदर भी पाया जाएगा। कौन से कोशिकांगों के अंदर पाया जाएगा? इन दोनों के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, एकमात्र कोशिकांग है। मैंने एक तरीका बताया था, CPR। क्या कराया था मैंने? एक तरीका बताया था, CPR। क्या था इसके बारे में? कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये 3 कोशिकांग थी जो तो मिलेंगी। सेल वॉल भी मिल जाएगी, प्लाज्मा झिल्ली भी मिल जाएगी और राइबोसोम भी मिलेगा। यही बताया था मैंने। अगर अपने इधर बात करते हैं, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग। बेटा छिपकली नहीं आएगी, कहां फिर रही है छिपकली? तुम्हारा ध्यान ही उधर छिपकली की तरफ जा रहा है। 2 बार खड़का दो उस बेंच को, अपने आप निकल जाएगी वो। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। सेकंड कौन सा था? सेंट्रोसोम। विशेषता है सेंट्रोसोम की कि सेंट्रोसोम कभी भी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। लिख लेना, ये केवल जंतु कोशिकाओं में मिलेगा। किसकी पहचान है बेटा? ये जंतु कोशिका की पहचान है। इसीलिए मैंने कहा था, एनिमल सेल्स का सेंटर ऑफ ए सेल किसे कहा जाता है? जंतु कोशिकाओं का सेंटर ऑफ ए सेल किसे कहा जाता है? सेंट्रोसोम या तारक काय को कहा जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? इसके अलावा कुछ सीलिया, जिसको पक्षमाभ कहते हैं, इसके अलावा कुछ कशाभिकाएं, जिसको कशाभ कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, ये भी नगन संरचनाएं होती हैं। ये भी आधुनिक बायोलॉजी के मुताबिक इनको भी नगन कोशिकाओं के अंदर या नगन ऑर्गन के अंदर रखा गया। समझ में आई? चलो जी, अब हमारी स्टार्टिंग चल रही है बेटा। अपने स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया। केंद्रक जो है ना, अभी लिखा है दोहरी झिल्ली वाला, ये कोशिकांग नहीं है, समझ लो। अभी भी ये कोशिकांग नहीं है। ये चलता हूं स्क्रीन के ऊपर, देखो मैंने क्या लिखा है। केंद्रक को अलग लिखा है ना मैंने, अलग। अगर ये कोशिकांग होता तो मैं इसके अंदर लिखता। केंद्रक क्या है? केंद्रक एक कंट्रोल रूम है जो पूरी कोशिका के सारे क्रियाकलापों का क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है। ठीक है, ये एक नियंत्रणकारी कक्ष है। ये इसका ऑर्गन को संभालने वाला पूरा का पूरा मैकेनिज्म को ये संभालेगा। तो इसको आप कोशिकांग नहीं कह सकते, ये कोशिका का नियंत्रक है, कंट्रोलर ऑफ ए सेल है। ये
कंफर्म रहेगा। चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी यहां तक आप सभी ने उतार लिया, चलूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक सुने, हमारा पहला कोशिकांग जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है माइटोस प्लस कॉन्ड्रियन, प्लस कॉन्ड्रियन। देखो अब समझो, माइटोस का मतलब क्या होता है बेटा? एक धागा। क्या होता है बेटा? धागा। सूत्र है हमारे पास में, एक धागा पाया जा रहा है, सूत्र है। और कॉन्ड्रियन का मतलब क्या होता है बेटा? कणिका, कणिकाएं। अक्सर बच्चे पतंग जब उड़ाते हैं तो हमारे पास में पहले कच्ची डोर होती है डोर बेटा, कच्ची डोर, हम उसे क्या बोलेंगे? माइटोस है। अगर हमने उसको चाइना की जो डोर वगैरह आती है उससे अगर हम कंपेयर करें तो वो क्या करते हैं? कांच के मिश्रण को कुछ केमिकल मिलाकर उस डोर को क्या कर दिया जाता है बेटा? उसको डोर को पक्की बना दिया जाता है, बना दिया जाता है। सामान्य कच्ची डोर को जब आप हाथ से महसूस करोगे तो वो मुलायम होगी, और जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, जिसके ऊपर हमने कांच के पदार्थ लगाकर हमने उसके ऊपर लेपित कर दिया, वो डोर क्या हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? वो डोर खुरदरी हो जाएगी। तो ये जो धागा जो है, ये धागा कैसा है? ये खुरदरा धागा है। कॉन्ड्रियन, कणिकाएं, विभिन्न प्रकार के कणिकाएं इस धागे के ऊपर लिपट चुकी हैं, जैसे इस तरीके से ये धागा, और इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कण पाए जा रहे हैं बेटा, ये इस प्रकार से, ये वाले, इसके ऊपर छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं। तो ये डोर क्या हो चुकी है? खुरदरी हो चुकी है। इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आया? कन्फर्म हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यदि सबसे पहले इसकी खोजकर्ता के बारे में आए, इसकी खोज पूछी जाए, तो आप खोज के लिए अलग अलग वैज्ञानिक दिए हुए हैं, आप कन्फर्म याद रखोगे, भूलना नहीं है। इसकी डिस्कवरी की थी किसने? अल्टमान तथा फ्लेमिंग ने। ये लो बेटा, अल्टमान तथा फ्लेमिंग दोनों ने सम्मिलित रूप से इसकी डिस्कवरी की थी। पहला काम समझ आया? माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा? अगर अपने इसकी बात देखने की बात आए तो उसको सबसे पहले किसने देखा था? कॉलिकर ने। कॉलिकर एक साइंटिस्ट था। इस बंदे ने, कॉलिकर ने, इसको किस में देखा था? बोलेंगे कीटों की रेखित पेशियों में देखा। कहां देखा बेटा? कीटों की रेखित पेशियों के अंदर इसने देखा। कीटों की रेखित पेशियों में देखा इसको। सुन की बात ध्यान से। देखते ही जब इसने इसमें देखा, इसने अल्टमान को बताया, भाई मन तो कुछ चीज लाती है। करते हो ना आप ऐसे? कहीं घूमने जाओ तो आपको कोई अद्भुत चीज दिख जाए तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैंने तो एक चीज देखी है। अब अल्टमान आ गया, अल्टमान बता, मन बता के देखी है। ठीक है, देखो ध्यान से, अल्टमान देखो, ये अल्टमान आ गया। अल्टमान कहता भाई मुझे बताओ क्या देखा है। तो अल्टमान ने पहले इसको देखा, देखते ही इसको देखते ही, अभी नाम बावड़ों को किसी को ही नहीं पता, सब बावड़ी बूझ चल रही है यहाँ पे, बस मैं देखा, पर के देख लिया, वो देख क्या जा रहा है। कोई कहता तारा है, कोई कहता, किसी बुजुर्ग से पूछ लो, कोई देवी देवते बता देते हैं। मैं ना छठी कक्षा के अंदर पंडित जी थे, मेरे नाम नहीं लूंगा, पूजनीय है, तो मेरे को, मैंने बोला कि ये दुनिया बनी कैसे थी। मेरे को बोलते ब्रह्मा जी ने एक बहुत तगड़ी एक बोट बनाई। मतलब बोट, याट, जहाज, क्या। अब वो फंस गए कि अब मैं क्या बताऊं, बोट मैंने भी तैरने वाली, याच मैंने भी तैरने वाली, जहाज भी तैरने वाला, क्या बताऊं इसको भी क्या होता है। तुम बता, कोई बढ़ाई को किस्ती बढ़ाई, ठीक है किस्ती बना दी। फिर भी मैं एक तो राख लियो नर पक्षी, एक राख ली मादा पक्षी, एक आदमी, एक औरत, एक डांगर, एक इया रिया बिया बिया, जहाज भर दियो बन पूरा का पूरा। मुझे 10 साल ये कंफ्यूजन रहा था कि जहाज के ऊपर यात्रा बीगल ने की थी या हमारे वाले ब्राह्मण ने की थी। मतलब उसका कहना यह था कि ऐसे दुनिया बनी है, लेकिन उसको नहीं पता कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने बताया था स्वतः जनन सिद्धांत, ऑटो जर्मिनेशन, ठीक है, सेल्फ
प्रकार से किसी भी जीव की उत्पत्ति जो हुई है वो स्वतः हुई है। सूक्ष्म जीवों से हमारी उत्पत्ति हुई है, डीएनए एकत्रित होता गया, लाखों करोड़ों साल लग गए निर्माण के लिए। वैसे ही नाम इनके पास में थे। कॉलीकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा, नाम नहीं पता चला। अल्टमान ने इसकी पेशियों को दोबारा देखा तो क्या नाम दिया अल्टमान ने नाम दिया बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया? किसको देख के बायोप्लास्ट नाम दिया? ओके भाई जी, इन आया 2 मिनट तक कोई चीज दिखाऊं तो ओके भाई, इनको नाम बायोप्लास्ट है। के नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया के नामकरण चल रहे हैं अभी, पक्का नहीं पता, डेंचू है सारे के सारे ये। फिर बाद में कौन आया? अब इंगो मतलब बहुत अच्छा दोस्त था इसका। कौन था? अब बताएगा अपने दोस्त को। तो चलो भाई फ्लेमिंग आजा, तू भी आजा। फ्लेमिंग भी आ गया। फ्लेमिंग ने, अब इसने अल्टमान सोचा, अभी अल्टमान ने तो ए से बी बना दिया, मैं क्या बनाऊं? याद आ रही ट्रिक? ये ट्रिक है ये याद करने की, भूलोगे नहीं। ए ने क्या बनाया? अल्टमान ने क्या बोला? बायोप्लास्ट। सी पर गया ही नहीं ये। अब फ्लेमिंग क्या, फ्लेमिंग इससे भी तेज, ठीक है, इसने बायोप्लास्ट बनाया है। इसने कहा, फ्लेमिंग ने इसको देखा, देख के क्या बोला? ये तो फाइलिया है। क्या नाम है ये? तो मैं मेरा नाम भी रखूंगा, मैं होता तो मैं कुछ मर्जी कर देता है, मैं डुकूचला कुछ भी लिख देता, अपने नाम से कर दिया इसने। फाइलिया बोल दिया। दोनों रात को कॉफी की टेबल पे बैठे, तो भाई यहाँ बात, अगर तो ये पेटेंट कराना अपने नाम पे तो अपने को तीसरा बंदा चुनते हैं। अब दोनों, इस अल्टमान ने बोला बायोप्लास्ट, फ्लेमिंग ने बोला फाइलिया, दोनों ने एक बंदा चुना जिसका नाम था सी बेंडा। क्या नाम था? सी बेंडा, बिचोला। इन्होंने बिचोला ढूंढ दिया, तो यहां पे फिर तीसरा बंदा पुकारा गया जिसका नाम क्या था? सी बेंडा। ठीक है, सी बेंडा, नाम खतरनाक था इस वाले का, सी बेंडा। सी बेंडा ने किसका गठन किया? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का गठन किसने किया बेटा? अपने बोल देंगे सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है? अपन क्या बोलेंगे? सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्टमान और फ्लेमिंग ने। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा किसने? कॉलीकर ने। कहां देखा? कीटों की रेखित पेशियों में देखा। एनी डाउट? कोई परेशानी किस बच्चे को? अब चलती है बात कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का साइज क्या हो सकता है। चलें साइज के ऊपर, तो साइज के ऊपर चलें तो बेटा जी इसका साइज हो सकता है 0.2 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक इसका ये व्यास हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? इसका व्यास हो सकता है, और 1 से लगभग 4 माइक्रोन तक बेटा ये लॉन्ग हो सकता है, ये लंबा हो सकता है। कोई डाउट किसी को? कोई परेशानी? कोई अटक गया हो दिमाग के अंदर? चलता हूं आगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात चल रही है बेटा। यहां तक सभी बच्चों को चीजें समझ में आ चुकी हैं, छिपकली आपकी तरफ नहीं आएगी, चिंता मत करें आप। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। हाँ जी, देखें, अब चलती है, अब आती है इनकी संख्या के आधार पे बात चलती है अपने इनकी। यदि अपने संख्या की बात करें तो संख्या पे अपने क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया या एक कोशिका में अधिकतम कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो अपने लिखा बेटा, एक कोशिका है, एक कोशिका में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 1100 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में होते हैं। ठीक है, एक कोशिका में कितनी संख्या होती है? 1100 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और बाकी डिपेंड करता है कि कोशिका कितनी व्यस्त है। कोशिका की कार्य की क्षमता जो होती है किसके ऊपर बेटा? कोशिका की कार्य की क्षमता के आधार पर इसकी संख्या निर्धारित होती है। क्या होती है बेटा? संख्या निर्धारित होती है। यह बात याद रखिएगा, बात आप ध्यान से। अगर मैं बात करूं सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया किस में हो सकते हैं? कम संख्या, अगर अपने कम संख्या की बात करें तो बोलेंगे माइक्रोस्टेरियासिस, माइक्रोस्टेरियास। ये शैवाल है बेटा, एक प्रकार का एक कोशिकीय शैवाल है। इसमें एक कोशिका में
एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। समझ आ गया? कंफर्म हो गई बात बेटा? माइक्रोस्टेरियास नामक एक कोशिकीय शैवाल में एक कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। यह उदाहरण है सबसे कम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति का। एनी डाउट? चलता हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर संख्या अधिक पूछी जाए, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा संख्या माइटोकॉन्ड्रिया की किसके अंदर मिलती है, तो अपने बोलेंगे देखो चाओस 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 एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है बेटा? किसकी प्रजाति है? अमीबा की। किसकी प्रजाति है बेटा? अमीबा की। कितने मिलेंगे एक कोशिका के अंदर? इसके अंदर आपको 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, उसे सारे काम एक कोशिका के द्वारा ही करने हैं। अगड़ा मुड़ा खाना पीना जो कुछ काम करना है बेटा, वो कहां से काम करेगा? एक कोशिका से काम करेगा। तो एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा, शरीर का सबसे ज्यादा, कोशिका का सबसे ज्यादा बिजी ऑर्गन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये काम नहीं करेगा तो मैं पढ़ा नहीं सकता, आप पढ़ नहीं सकते। सुन की बात ध्यान से बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा व्यस्त ऑर्गन माना जाता है, बिजी ऑर्गन माना जाता है भाई। बहुत ज्यादा इसकी एनर्जी जो होती है वो लगती है इसको कार्य करने के लिए, है ना? तो बिना थके काम करता है, ये कभी नहीं रुकता, लगातार काम करता है। याद रहेगा? अगली बात बता रहा हूं। ये संख्या तक अपना क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया, अपना पता चल चुका है अपने को। डबल लेयर पाई जा रही है, बहुत सारे इसके अंदर काम आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता क्या लिखेंगे और विशेषता क्या लिखेंगे? पहला काम क्या लिखेंगे बेटा? पहला काम लिखेंगे कि ये कैसा कोशिकांग है? इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त का मतलब होता है सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। नंबर 2 पे इसमें डीएनए मिलेगा। डीएनए कितना मिलता है? एक कोशिका का 1%। कितना मिलेगा बेटा? किसी एक कोशिका का, एक संपूर्ण पूरी कोशिका का, एक कोशिका में कितने मीटर लंबा डीएनए होता है? अरे कितने मीटर लंबा डीएनए होता है? उस 2 मीटर लंबे डीएनए का 1% डीएनए कहां मिलेगा आपको? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन की क्षारकता जो होती है वो अधिक होती है? इसको बोलेंगे ग्वाइनोसिन और साइटोसिन की मात्रा इसमें अधिक होती है, तो बोलेंगे जीसी रिच डीएनए मिलेगा। जीसी रिच डीएनए मिलेगा। जी का मतलब क्या है? ग्वाइनोसिन। सी का मतलब क्या है? साइटोसिन। ये नाइट्रोजन क्षारक हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं और इनकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। बात समझ में आई बेटा? तो डीएनए के अंदर ग्वाइनोसिन और साइटोसिन की मात्रा जो होती है वो ज्यादा पाई जाती है। इसमें डीएनए मिलता है, इसमें आरएनए भी मिलता है, ठीक है, इसमें प्रोटीन भी मिलता है, इसमें राइबोसोम भी मिलता है। अब बात आती है कि इसके अंदर राइबोसोम कौन सा पाया जाता है? बताओ मेरे को। 70S या 80S? सोच के बताना कौन सा? 80S तो यार वो तो अलग ही मिलेगा, वो तो खुद मिलेगा राइबोसोम आपको। 70S मिलेगा। 80S राइबोसोम तो खुद कोशिकांग है, उसका एक छोटा भाग होता है जिसको बोलते हैं 70S प्रकार का राइबोसोम। 70S प्रकार का राइबोसोम आपको यहां मिलेगा। तो राइबोसोम कैसा है बेटा? यहां पे 70S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा इसके अंदर। बात समझ में आई? जब इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा तो अपन कह सकते हैं समस्त कोशिकांग की वो चीजें जो प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए जरूरी होती है, वो सारी चीजें हमें इसके अंदर मिलती हैं। कन्फर्म हुआ? इसीलिए इसका नाम रखा गया है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। ये संपूर्ण काम खुद कर सकता है। एक संपूर्ण कोशिका के डीएनए का कितना प्रतिशत माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है? 1% डीएनए पाया जाता है। बात समझ में आ गई? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए मुख्य डीएनए नहीं होता, क्योंकि मुख्य डीएनए तो पाया जाता है केंद्रक द्रव्य में। कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम को क्या बोलेंगे?
अतिरिक्त डीएनए पदार्थ। क्या बोलेंगे? लिख लो इसके सामने, इसे अतिरिक्त डीएनए पदार्थ कहा जाता है। ये लो, अतिरिक्त डीएनए पदार्थ पाए जाएंगे। ये लो मित्रों, ठीक है। मुख्य डीएनए कहां मिलता है? हमेशा केंद्रक द्रव्य के अंदर मिलता है। कहां मिलता है बेटा? केंद्रक द्रव्य के अंदर मिलता है। इस स्लाइड के अंदर किसी बच्चे को कोई परेशानी है, मुझसे पूछे, मैं उसको सॉल्व करवा देता। समझ आ गई बात बेटा? कन्फर्म हो गई? ठीक है। अगर बात आती है, अब हम दोहरी झिल्ली वाले की बात कर रहे हैं, तो चलते हैं अब अपने डायग्राम के ऊपर। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, ये हमारे पास में एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड स्तर के बारे में देखें, इसके अंदर दूसरी झिल्ली मिलेगी आपको। इसमें कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई देंगी बेटा आपको। ये बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, अभी इसको संपूर्ण करके कल हम केंद्रक और वो दोनों निपटा देंगे अपने। ये देखो, ध्यानपूर्वक आइएगा, अभी समझिएगा। शॉर्ट फॉर्म चलेंगे। किसको पढ़ रहे हो पहले ये बताओ, किसको पढ़ रहे हो? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी झिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं? अपने अंदर वाली या बाहर वाली? माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन लिख दूं चलेगा? कोई ये तो नहीं बोलेगा कि दोनों सर ने हमें हिंदी में नहीं लिखवाया? हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन मॉम। मॉम, मॉम मैंने मां। अगर इसको मैं माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन बोलूंगा तो बताओ भाई अंदर वाली को क्या बोलूंगा? मिम माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन चलेगा? ये दौड़ेगा? दौड़ेगा पक्का? फिर बता दो मुझे, ये कोई कंप्लेन तो नहीं करेगा ना भी सर आप हमें हिंदी में बताओ? तो लिख लो आप, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। मैंने इसलिए लिखा, थोड़ी सुंदर लग रही है ये बोलने में, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। प्रश्न कहां आएगा? सीयूटी में। लिखे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है। नंबर 1 पे इसमें पाया जाएगा फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल, इसकी मात्रा क्या मिलेगी आपको? मैक्सिमम मिलेगी, अधिक मिलेगी। ये लो बेटा जी, इसकी मात्रा अधिक होगी। समझ आ गई बात बेटा? कौन सी झिल्ली पे है? बाहर वाली झिल्ली पे है। आंतरिक झिल्ली पे क्या मिलेगा? आंतरिक झिल्ली पर ये पदार्थ कम मिलेंगे, इस पे अधिक पदार्थ क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा अधिक प्रोटीन। क्या मिलेगा बेटा? अधिक प्रोटीन प्लस इसके अंदर आपको ग्लिसरॉल भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इसके अंदर आपको ग्लिसरॉल भी मिल जाएगा। ये लो जी, ये पदार्थ इसके अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। दोनों झिल्लियों की मोटाई कैसी होती है? लगभग 75 एरंगस्ट्रॉन्ग। कितनी मोटी होती है बेटा ये? लगभग 75 एरंगस्ट्रॉन्ग मोटी स्तर होता है। बता दिया दोनों के बारे में, कन्फर्म है। अब बताओ कि ये जो बीच में खाली पड़ी हुई है, खाली स्पेस रोड दिखाई दे रही है, इस रोड को क्या बोलेंगे? इस रोड को क्या बोलेंगे? क्या हम इसे परिमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल कह सकते हैं? क्या हम इसे दोनों झिल्लियों के मध्य में पाया जाने वाला अवकाश स्थल कह सकता हूं मैं? बिल्कुल है। ये क्या होगा? इसको बोलेंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पीएमएस नाम लिख देता हूं मैं यहां पे। मैं इसे कहा जाता है परिमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल। बस मात्र एक सेकेंड, परिमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल कहा जाता है इसमें। कोई डाउट? क्लियर हुआ? आंतरिक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली उंगली नुमा प्रवर्धों का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है? उंगली नुमा प्रवर्धों का निर्माण करती है। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे बेटा? क्रिस्टी। क्रिस्टी किसकी उत्पत्ति है? किसकी बेटी है? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन की बेटी है। कन्फर्म हुआ? ये कहां से बन रही है? ये आंतरिक झिल्ली का उत्पाद है। अगर मैं बोलूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी झिल्ली ने उंगली नुमा प्रवर्तों का निर्माण किया है? आंतरिक झिल्ली ने या बाहर वाली झिल्ली ने? आंतरिक झिल्ली ने किया। इसको क्या नाम बोल दिया? क्रिस्टी बोल दिया। क्रिस्टी में क्या पाए जा रहे हैं? क्रिस्टी पे ऐसे कुछ कण पाए जा रहे हैं, ऐसे कुछ कण पाए जा रहे हैं।
पाए जा रहे हैं? समझ आ गई? नहीं समझ आई, यस सर नहीं बोलना। चलो वापस डायग्राम के अंदर, बाहर वाली झिल्ली, सॉरी जैसे ये वाली थी, ये बाहर वाली झिल्ली थी, ये हमारी अंदर वाली झिल्ली थी, ये बन गया क्रिस्टी, निकाल दिया बेटा, काट के डायसेक्शन कर दिया। चलो बनाओ इसके ऊपर और क्या पाया जा रहा है? इसके ऊपर पाया जा रहा है एक चौकड़ी पाई जा रही है, तकड़ी, इनके ऊपर एक भट्टो पाए जा रहे हैं, बिंगो एक गोल गुदुम्ब बनाए जा रहे हैं। ओ बन गयो, बन गयो। देखो ध्यान से, इसको बोला हमने क्रिस्टी, बोला, इसको बोलेंगे हम F1 कण। क्या बोलेंगे बेटा? F1 कण। F1 कण का इसको बोलेंगे अपने शीर्ष भाग, इसको बोलेंगे मध्य भाग, और इसको बोलेंगे आधारीय भाग। ये लो मित्रों, क्या बोल दिया? आधारीय भाग। समझ आ गया? क्लियर हो गया? क्रिस्टी किसकी उत्पत्ति है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर अंगुली नुमा प्रवर्ध। लिख लो इसको, ये क्या है? अंगुली नुमा प्रवर्ध है। अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जा रहे हैं, और प्रवर्धों पे क्या पाया जा रहा है? F1 कण पाया जा रहा है। F1 कण का दूसरा नाम क्या होता है? F1 कण का दूसरा नाम होता है ऑक्सीसोम कण। कैसे कण होते हैं बेटा? ऑक्सीसोम कण कहते हैं इसको। ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। बढ़िया सिस्टम सारा। अब इसके अंदर का जुगाड़ जो है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। कल बताऊंगा कि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है। डायग्राम आपके पास में, सभी के पास में सुंदर बना हुआ है, और बढ़िया बना लेना, थोड़े बड़े पेज पे बना लेना, ताकि लिखना कम पड़े। इसी में सारे प्रश्न बता दूंगा आपको मोस्टली। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप इसको अच्छे तरीके से, नियंत्रित तरीके से आप इसको पढ़े। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी का थैंक यू और धन्यवाद।